वेलकम ऑल माय डियर स्टूडेंट। मैं डीके सिंह, फैकल्टी केमिस्ट्री एट फ्यूचर फोरम। सॉल्यूशन चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं और इसमें बहुत सारे टॉपिक्स को हमने कवर कर लिया है। आज एक छोटा सा टॉपिक मैं आपसे और डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी के बारे में। बेसिकली सॉल्युबिलिटी में जो हमारे सिलेबस में है वो हेनरी लॉ है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हेनरी लॉ को आज हमें डिस्कस करना है, लेकिन हेनरी लॉ को डिस्कस करने से पहले मैं पूरा इसका एक थीम बना दूँ। जैसा कि स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर, मतलब फर्स्ट डे फर्स्ट क्लास का जो लेक्चर था उसमें आपने देखा होगा बहुत सारे छोटे छोटे से टर्म्स पढ़ाए थे, जिसमें मैंने एक वर्ड सॉल्युबिलिटी भी डिस्कस किया था जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना रहे थे। या हम बात करें जब हम सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना रहे होते हैं, तो उस समय सॉल्युबिलिटी का एक टर्म हमने डिफाइन किया था। वो क्या डिफाइन किया था, फिर से आप एक बार सुन लो। मैंने कहा था अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन गिवन अमाउंट ऑफ या 100 ग्राम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट टू प्रिपेयर द सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। मतलब दैट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जिसको डिजॉल्व करने से कोई सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गिवन सॉल्यूशन। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? आज का जो हमारा सेशन है मैं आपको बता दूं, बेसिकली हमारे सिलेबस में मैंने आपको बताया था लिक्विड सॉल्यूशन है। लिक्विड सॉल्यूशन है मींस सॉल्वेंट जो भी होगा वो किस मोड में होगा भाई? लिक्विड में होगा, और उसमें हम सॉलिड लिक्विड गैस तीनों तरह के सॉल्यूट को ले सकते हैं। तो हम बात कर सकते हैं क्या बेटा, एक तो कह सकते हैं कि किसी सॉलिड को हमने लिक्विड में ले लिया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? किसको लिया हमने? सॉलिड को लिया किस में? लिक्विड में। या हमने किसी लिक्विड की बात करी तो हमने ले लिया किस में? लिक्विड में। तीसरी हम बात करें किसी गैस को हमने ले लिया किस में बेटा? लिक्विड में। यही तो हमारे सिलेबस में था और इन्हीं को हमें कवर भी किया था। मैंने आपको बताया था कि हमें पढ़ना है लिक्विड सॉल्यूशन, और लिक्विड सॉल्यूशन में जो हमारा सिलेबस है उनमें इन्हीं को कवर करना है। अब अगर हम सॉल्युबिलिटी की बात करें तो सॉल्युबिलिटी को हम डिफाइन करने की बात करें तो देखोगे थोड़ा सा सॉल्युबिलिटी एग्जैक्टली क्या होगा उस बात को समझो। मैं अगर आपसे सॉल्युबिलिटी की बात करूं, किसको? हमने कहा कि कोई सॉलिड है, इस सॉलिड को हमें लिक्विड में डालना है। तो पहली जो बात होगी कि कोई हमने लिक्विड लिया, अब इस लिक्विड में हमने क्या डाला बेटा? एक सॉलिड डाला। तो सॉलिड सॉल्यूबल है इसमें, उस बात को डिसाइड किया जाएगा हम दो टर्म्स से। पहला टर्म होता है, एक होता है इसका जिसको बोलते हैं हम हाइड्रेशन, हाइड्रेशन एनर्जी बोलते हैं, और दूसरा बोलते हैं बेटा लैटिस एनर्जी। मीन्स मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा ध्यान से इधर देखोगे कि इस टॉपिक में बेसिकली हमें हाइड्रेशन एनर्जी एंड लैटिस एनर्जी का कंसेप्ट यूज करना होगा। क्या बोलता है ये? हमें मालूम है कि हाइड्रेशन एनर्जी वो एनर्जी होता है जो किसी सब्सटेंस को हाइड्रेटेड फॉर्म में लाता है, तोड़ देता है, और जब तक सब्सटेंसेस टूटेंगे नहीं तब तक वो किसी सॉल्यूशन में क्या होते हैं या किसी सॉल्वेंट में डिसोल्यूशन नहीं होगा उसका। आप इस बात को समझोगे। अब मैं ऐसे मैं बात करूँ NaCl की बात करूँ तो NaCl की हमने सॉल्युबिलिटी पढ़ी थी क्लास 11th में कि NaCl को जब पानी में डालते हैं तो वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, इसके चारों तरफ लेयर बनाते हैं, उसको तोड़ देते हैं। तो वाटर के पास एक ऐसी एबिलिटी है जिसकी वजह से ये NaCl को अपने अंदर डिजॉल्व कर लेता है, और वो एबिलिटी होती है इसकी हाइड्रेशन एनर्जी। हम कहते हैं कि वाटर के पास हाईएस्ट हाइड्रेशन एनर्जी होता है, जिसकी वजह से ये मोस्ट ऑफ द थिंग्स वाटर में ही डिजॉल्व होते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अगर मैं लैटिस एनर्जी की बात करूं तो लैटिस एनर्जी वो एनर्जी होती है जिसकी वजह से हम एक मोल गैसियस आयन से हम एक मोल हम लैटिस को प्रिपेयर करते हैं फ्रॉम गैसियस आयन। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, एक मोल हम लैटिस को प्रिपेयर करते हैं फ्रॉम इट्स गैसियस आयन। क्या बोलते हैं? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ लैटिस फॉर्म फ्रॉम इट्स आइसोलेटेड गैसियस आयन। तो गैसियस जो आयन होते हैं उनसे हम सॉलिड बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसको लैटिस एनर्जी बोलते हैं, और सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना या सॉल्यूबल करना उसको बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। आप चाह रहे हो कि सॉल्युबिलिटी हो, तो हमें मालूम है, अगर मैं इसको कहूँ तो ये हाइड्रेशन एनर्जी है, इसको हमने लैटिस एनर्जी नाम दिया। तो आपको पता है कि जब हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू लैटिस एनर्जी से ज़्यादा होता है तो कोई भी सब्सटेंस क्या होता है बेटा? सॉल्यूबल होता है। लेकिन अगर लैटिस एनर्जी खूब ज़्यादा हो जाए हाइड्रेशन एनर्जी से, तो ये जो हमारा सब्सटेंस होगा क्या होगा?
इनसॉल्यूबल होता है। इस बात को हमें समझना था, इसी बात को हमें समझना था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर हो गया? यही होगा। क्या होगा? जब हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी लैटिस एनर्जी से तो सॉल्यूबल होगा, जब लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगा हाइड्रेशन एनर्जी से तो इनसॉल्यूबल होगा। अब मैं बात करता हूँ कि फैक्टर्स क्या होंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग में हम आपको मैं बताऊँ तो फैक्टर अफेक्टिंग में आपको दो बात ध्यान रखना होगा। एक होगा नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, है ना। नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट से मतलब है लाइक डिजॉल्व, लाइक डिजॉल्व लाइक मीन्स ऐसे लिखोगे पोलर डिजॉल्व in polar and non-polar dissolve in non-polar। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये कंसेप्ट हमें सीखना है ना। मतलब लाइक डिजॉल्व लाइफ का कंसेप्ट होता है। अब ये सब पढ़ा है हमने, फिर भी मैं थ्योरेटिकली आपको बता देता हूँ। अब दूसरा एक फैक्टर इसमें आएगा टेम्परेचर का। दूसरा फैक्टर होता है बेटा टेम्परेचर। अगर मैं टेम्परेचर की बात करूँ तो बेसिकली सॉल्यूबल सॉल्ट या डिसोल्यूशन का जो केस बनता है उस केस में हमने दो बात का ध्यान रखना है। अगर मैं कहूँ कि एंडोथर्मिक हो या मैं कहूं कि ये एक्सोथर्मिक हो। अगर एंडोथर्मिक होगा तो ले चैटलियर प्रिंसिपल से पता है आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी बेटा? बढ़ जाएगी। ये ले चैटलियर प्रिंसिपल से आपको पता है, क्लास 11 में पढ़ा जाता है। अगर एक्सोथर्मिक है टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी बेटा? डिक्रीज हो जाएगी। ये जो फैक्टर हैं, ये जो दोनों फैक्टर हैं, ये दोनों लिक्विड के लिए भी होता है। मतलब मैं सेकेंड केस बताऊं जिसमें हम लोग कहते हैं लिक्विड इन लिक्विड, लाइक वाटर इन अल्कोहल। तो इसके लिए भी दो फैक्टर आएंगे। पहला नेचर ऑफ क्या बेटा? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, पहला यही आएगा। और दूसरे में टेम्परेचर आएगा। प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता इन केसेस में, प्रेशर का इफेक्ट नहीं होता है। प्रेशर का इफेक्ट कहाँ होता है इस बात को भी हम लोग देखेंगे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल इसको नोट करिए, आप लोग फटाफट नोट करिए, आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब मैं बात करूं जो कि हमें पढ़ना है भाई, एग्जैक्टली हमें वही पढ़ना था। ये तो हमने आपको रिवाइज करा दिया, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी है। अब मुझे बात करो, हमें बात करनी है गैस इन लिक्विड की बात करें। अगर मैं कहूँ आपसे गैस इन लिक्विड, तो किसी गैस के लिक्विड में डिज़ोल्व होने की टेंडेंसी को हमें देखना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो किसी गैस को लिक्विड में डिज़ोल्व करने के लिए हमें दो बातों का ध्यान रखना होता है कि किस नेचर में हम, किस मीडियम में इसको सॉल्यूबल कर रहे हैं, या क्या इसको हमें
बेसिकली किस तरह का हम टेम्परेचर इसके लिए ले रहे हैं। बात सुन में आ रही कि नहीं आ रही? तो अब बात को थोड़ा सा समझना। मैंने कहा कि हमारे पास एक गैस है, इस गैस को किसी लिक्विड में डिजॉल्व करना है, गैस को हमें लिक्विड में डिजॉल्व करना है। इसके मैं एग्जाम्पल की मैं बात करूं और मैं आपको एग्जाम्पल समझाऊं। आपने देखा होगा कि जो कोल्ड ड्रिंक का बॉटल होता है, तो अगर आप गर्म कोल्ड ड्रिंक को अगर खोलते हो तो बहुत तेज़ आवाज़ निकलती है और गैस बाहर निकल जाती है। लेकिन अगर आपने देखा होगा कि एक आपने बहुत ही ठंडा चिल्ड कोल्ड ड्रिंक आपने लिया होगा, पेप्सी का बॉटल, तो ओपनर से जब आप खोलते हैं तो गैस थोड़ी कम निकलती है, या मैं कहूँ तो जो कोल्ड ड्रिंक होता है उसमें से बबूले निकलते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं बेसिकली सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। मैं आपको बताऊँ, जो हमारा कोल्ड ड्रिंक होता है उस कोल्ड ड्रिंक के अंदर CO2 गैस होती है, और जो CO2 गैस होती है वो लिक्विड में डिज़ोल्व होती है। तो होता क्या है कि अगर गैस अच्छे से लिक्विड में डिज़ोल्व हो तो वो बाहर कम आती है, लेकिन अगर डिज़ोल्व ना हो तो वो बाहर आ जाएगी। जैसे मैं बताता हूँ, जब गर्म हमारे पास कोल्ड ड्रिंक होता है तो मैं आपको एग्जांपल्स दिखाऊं। जो हमारे पास हॉट कोल्ड ड्रिंक होता है, भाई ये बॉटल हो गया, मैंने कहा ये बॉटल है, इस तरह का कोल्ड ड्रिंक होता है, इस तरह का बॉटल है। भाई इस पे लोग पेप्सी लिख दो, इस पे पेप्सी लिख देते हैं, कुछ लोगों को अच्छी फीलिंग आएगी। तो हमने कहा कि इसको हमने खूब ठंडा किया, मतलब बहुत ही कोल्ड कर दिया, और एक में हमने सेम कोल्ड ड्रिंक को दूसरे बॉटल में रखा, और इसमें हमने क्या देखा कि इसमें हमने इसको हॉट रखा। तो आपको एक चीज़ रियलाइज क्या होगी, मैं आपको बताऊं कि जो हॉट होगा उसको जैसे ही हम ओपन करेंगे गैस बहुत तेज़ी से बाहर आएगी। गैस क्या होगी? बाहर आएगी। और इसमें जो गैस होगी वो बाहर कम आएगी। ये जो कंसेप्ट है, ये पूरा कंसेप्ट सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड के ऊपर डिपेंड करता है। या मैं कहूँ कि जितने भी एनिमल्स हैं जिनकी लाइफ वाटर में है, तो उनकी लाइफ कैसे पानी में ज़िंदा है भाई, वो कैसे ज़िंदगी उनकी जी रहे हैं। तो वो भी जो केस होता है वो भी होता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड का। या हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, कहीं ऊंचाई पे जाते हैं, वहाँ पे हमें सांस लेने में तकलीफ़ होती है, तो इसमें भी जो कंसेप्ट यूज होता है वो भी होता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड का होता है। अब मैं आपको बताऊं, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड को बेसिकली हेनरी लॉ से हम डिस्कस करते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड को हम हेनरी लॉ से डिस्कस करते हैं। हेनरी ने ये कहा, हेनरी ने कहा, क्या कहा, इसको मैं लिखता हूं यहाँ पे। अगर मैं हेनरी लॉ की मैं बात करूं तो हेनरी ने कहा एट कांस्टेंट टेम्परेचर solubility of any gas is directly proportional to partial pressure of the gas। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, इस बात को समझोगे। उन्होंने कहा कि कोई गैस है, उस गैस की जो सॉल्युबिलिटी है वो सॉल्युबिलिटी किसी दिए हुए फिक्स टेम्परेचर पे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर होता है। हमें मालूम है पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर एंड पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। तो जितना ज़्यादा प्रेशर बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट P इजकल टू, यहाँ से पार्शियल प्रेशर को P लिख देते हैं, सम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X होगा कि नहीं होगा। जहाँ पे X हम ले लेते हैं क्या बेटा, मोल फ्रैक्शन। X क्या लेते हैं यहाँ पे, मोल फ्रैक्शन, समझना। यहाँ सम P इजकल टू KH इंटू क्या लेते हैं बेटा, X लेते हैं।
KH एक कांस्टेंट है, KH एक कांस्टेंट है जिसको हम हेनरी लॉ कांस्टेंट कहते हैं। KH एक कांस्टेंट है जिसको हम हेनरी कांस्टेंट कहते हैं। KH क्या है बेटा? एक कांस्टेंट है, इसको KH ऐसे लेते हैं। KH इज अ कांस्टेंट known as Henry constant, known as Henry constant। मैं बता दूं, मैंने बताया था एट कांस्टेंट टेम्परेचर, क्या बोला? एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर क्या बोला बेटा? solubility of gas in liquid is directly proportional to pressure at which it dissolve। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अब solubility को बोल के मैंने प्रेशर ले लिया, तो इसीलिए मैंने आपको बताया था जो solubility है वो S से हम रिप्रेजेंट करते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर होता है, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये होता है मोल फ्रैक्शन किसका? जिसको हमें गैस को डिजॉल्व करना है उसी का मोल फ्रैक्शन लेते हैं बेटा। तो सॉल्युबिलिटी को S भले ही है लेकिन हम इसी को यूज करेंगे। क्या होगा वो? सम P इजिकल टू सम KH इंटू X, जहाँ पे X होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? क्लियर हो गया? इन गिवन लिक्विड, मोल फ्रैक्शन किसका है? गैस का, किसी गिवन लिक्विड में। क्लियर हो गया? अगर आपसे कोई पार्शियल प्रेशर वर्सेस आपसे X का कोई ग्राफ पूछे, ये लाइन होगी और जो इसका स्लोप होगा वो होगा KH। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फटाफट बनाइए, आगे बढ़ते हैं हम, फटाफट इसको बनाइए। मतलब सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस को जो अफेक्ट करने वाला फैक्टर है वो प्रेशर है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आप क्या कह सकते हो? प्रेशर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या होगी? बढ़ेगी। ये हेनरी ने कहा कि जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बेटा? पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट। एंड पार्शियल प्रेशर को हम क्या लिख सकते हैं बेटा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। मतलब हेनरी कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन विल बी पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस। एंड दैट गैस की अगर मैं पार्शियल प्रेशर की बात करूँ तो ये सॉल्युबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब मैं आपसे बता रहा हूँ, थोड़ा आगे बढ़ें क्या? रफ करें इसको? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हमें क्या डिस्कस करना है इसमें, समझोगे? बेसिकली आगे हमें इसमें डिस्कस करना है कि ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया क्या? इफेक्ट ऑफ प्रेशर ना, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी पढ़ लिया ना। किसका? गैस का। प्रेशर किस तरह से इफेक्ट करता है? अगर मैं बात करूं प्रेशर तो हम सीधे लिख लेंगे कि ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर solubility of gas in liquid क्या बेटा? इंक्रीज। दूसरा फैक्टर, पहला हमने इसको डिस्कस कर लिया क्या? सम P इजिकल टू KH इंटू एक्स, हेनरी लॉ से। और दूसरा होता है बेटा टेम्परेचर। दूसरा क्या होता है? टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर कैसे मैं बताऊं? इधर देखना ध्यान से। जो मैं यहाँ से कहूँ कि KH है जो हेनरी कांस्टेंट है
ये टेम्परेचर बढ़ाओगे तो KH की वैल्यू बढ़ेगी, और अगर KH की वैल्यू बढ़ती है तो X की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। देखो ना, आपको मैं कहूँ कि ये एक इक्वेशन है, मैं ऐसे कहूँ कि P इजकल टू सम KH इंटू X है। अगर ये बढ़ने लगे किसी फिक्स प्रेशर पे, कोई प्रेशर हमने फिक्स किया, एक प्रेशर हमने ले लिया और हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो KH बढ़ जाएगा, KH बढ़ेगा तो ये घटेगा, क्योंकि ये तो फिक्स है। तो आपने क्या देखा कि टेम्परेचर बढ़ाने पे KH की वैल्यू बढ़ेगी, और KH की वैल्यू अगर बढ़ती है तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, या X क्या होगा, डिक्रीज होगी। इस बात को समझना है। समझ में आ गया कि नहीं है? क्या X फ्रैक्शन है ना, क्या X क्या है, मोल फ्रैक्शन किसका, दैट गैस इन किस में, लिक्विड। मतलब X का घटना सॉल्युबिलिटी को कम करेगा, और करके मैं ऐसे भी लिख सकता X घटेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। टेम्परेचर बढ़ाया, KH की वैल्यू बढ़ जाएगी। KH की वैल्यू अगर बढ़ती है तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी बेटा, कम होगी। या हम कहेंगे X हमारा क्या होगा, कम होगा। इसीलिए जो भी कोल्ड ड्रिंक गर्म होते हैं उनके बॉटल को ओपनर से अगर हम ओपन करते हैं तो गैस अचानक से बाहर निकलती है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? बोलिए, समझ में आ गया? बोलिए फटाफट, इस बात को समझो। मतलब ये आपको समझ में आना चाहिए। अब बात करेंगे हम लोग, ये अगर समझ में आ गया तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हेनरी लॉ कांस्टेंट इम्पॉर्टेंट है फॉर द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। तो स्कूलिंग जो बच्चे कर रहे हैं, जिनको 12th का एग्ज़ाम देना है, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? चलो अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक। अगर मैं आपसे कहूँ तो आप ऐसे याद रखोगे, मैं आपसे अब पूछूं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ KH, तो आप सीधे पहली बात कहोगे कि जो कैरेक्टर है वो क्या है। भाई पहला पॉइंट देखोगे इधर ध्यान से, जो हमारा प्रेशर होता है वो KH इंटू X होता है। ये क्या होता है, यूनिटलेस। तो KH की जो यूनिट होती है, लिखोगे यूनिट ऑफ KH इज सेम एज यूनिट ऑफ प्रेशर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? दूसरा लिखोगे द वैल्यू ऑफ KH फॉर different gases are different। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस की बात हम लोग कर रहे हैं, नोट करोगे इसको। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे द वैल्यू ऑफ KH फॉर डिफरेंट गैसेस आर डिफरेंट। इस बात को समझोगे, अलग अलग गैसेस होंगे, उनकी KH की वैल्यू अलग अलग सब्सटेंस के लिए अलग होगा। दो बात, तीसरी बात मैं कहूँगा, और फॉर सेम गैसेस वैल्यू ऑफ KH is different in different सॉल्वेंट। अलग अलग सॉल्वेंट में सेम गैस को अगर हम डाल देते हैं तो उसके लिए भी KH की वैल्यू क्या होती है, डिफरेंट आएंगी। मतलब जो KH की यूनिट होगी वो प्रेशर की यूनिट के जैसा होगा। वैल्यू ऑफ KH फॉर डिफरेंट गैसेस आर डिफरेंट। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखोगे, फॉर सेम गैस वैल्यू ऑफ KH इज डिफरेंट इन डिफरेंट सॉल्वेंट। अलग अलग सॉल्वेंट में जो KH की वैल्यू होती है सेम गैस के लिए क्या होती है बेटा, अलग अलग होती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसको नोट करो। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। एक तो कोल्ड ड्रिंक वाला एग्जाम्पल हो गया, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही?
तो एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ की अगर मैं बात करूं तो एक तो एग्जांपल हो गया क्या बेटा, इधर देखोगे आपने देखा होगा सी डाइवर्स होते हैं, गोताखोर जिनको बोलते हैं, मैं उसके भी उनकी भी जो लाइफ होती है, अगर मैं एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ की बात करूं तो हेनरी लॉ के लिए पहला तो हम लिख सकते हैं जो कोल्ड ड्रिंक हैं इनमें CO2 का जो डिसोल्यूशन होता है वो भी हम कह सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दूसरा एक्वेटिक जो लाइफ होता है, मतलब जो भी जल में रहने वाले जो जीव जंतु हैं, एक्वेटिक लाइफ जिनको बोलते हैं, इज पॉसिबल इन वाटर ड्यू टू हेनरी लॉ। हम कह सकते हैं भाई कोई भी जीव जंतु हैं भाई, एक्वेटिक लाइफ कैसे है आप देखोगे, ये पानी है, इस पानी के अंदर एनिमल्स अगर जिंदा हैं, लाइव हैं, तो वो किसकी वजह से, जो वाटर है उसके अंदर हम क्या करते हैं, O2 को डिज़ोल्व कर देते हैं। तो अगर O2 डिज़ोल्व नहीं होगा इसके अंदर तो एनिमल्स जिंदा रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे। थर्ड पॉइंट की बात करें हम तो जो सी डाइवर्स होते हैं या जिनको हम बोलते हैं गोताखोर जो होते हैं, जो समुद्र में डाइव लगाते हैं, बहुत सारे ऐसी कंपनियां हैं, ऑयल की कंपनियां हैं जिसमें हम समुद्र में डाइव लगाना होता है। हम तेल को दूसरे देशों से लाते हैं भाई यहाँ पे, तो उनको समुद्र के रास्ते लाते हैं, बहुत सारी पाइपलाइन लगी हैं, कभी इनमें प्रॉब्लम्स हो जाती हैं तो डाइव लगाना पड़ता है। तो जो सी डाइवर्स होते हैं उनके लिए भी हम ऐसे ही देखते हैं। क्या ऐसा होता है समझोगे, जब सी डाइवर्स नीचे जाते रहते हैं ना, तो होता क्या है कि उस केस में जो हमारा प्रेशर धीरे धीरे नीचे बढ़ता है, तो प्रेशर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस बढ़ने लगती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जब वो ऊपर आ रहे होते हैं तो अचानक से सॉल्युबिलिटी कम होने लगती है, तो उस केस में डेथ भी हो सकता है। जो आर्टरी होती है वो पंचर हो जाती है, जिसको बेंट बोलते हैं। आर्टरी का पंचर होना बेंट बोलते हैं। ये एक टॉपिक होता है, बायो में भी पढ़ाया जाता है आपको। तो बेसिकली है क्या कि ये चीज़ें ना हो, इसीलिए हम प्योर ऑक्सीजन को सिलेंडर में यूज नहीं करते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? प्योर ऑक्सीजन को हम सिलेंडर में यूज नहीं करते हैं, हम यूज करते हैं किसको, मिक्सचर ऑफ हीलियम एंड ऑक्सीजन। थोड़ी बहुत नाइट्रोजन भी इसमें यूज कर लेते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब जो ये मिक्सचर होता है, ये मिक्सचर हमारे जो ब्लड है उसमें ईजिली सॉल्यूबल है, वाइल प्योर ऑक्सीजन हम थोड़ा सा कम सॉल्यूबल होता है हमारे ब्लड में। इसीलिए जो सी डाइवर्स होते हैं, जो सिलेंडर लेके जाते हैं, उसमें बेसिकली मिक्सचर हम यूज किया जाता है किसका, हीलियम और ऑक्सीजन का। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हमने कहा कोल्ड ड्रिंक का मैंने एक एग्जांपल दे दिया। हाई एल्टीट्यूड पे जो प्रॉब्लम्स होती हैं, हाई एल्टीट्यूड की जो प्रॉब्लम्स हैं वो, या एक्वाटिक लाइफ की मैं बात करूँ वो, या हम बात करते हैं सी डाइवर्स की मैं बात करूँ वो सभी एप्लीकेशन ऑफ क्या, हेनरी लॉ में आते हैं, और इन्हीं में इनको हमें डिस्कस करना होता है। अब मैं एक बार आपको पूरा ओवरव्यू दे देता हूँ। बेसिकली सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, 2 पॉइंट ये हो गए थे जिनमें हमने सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड के केस में हाइड्रेशन एनर्जी एंड लैटिस एनर्जी की जिक्र की थी। फिर नेचर ऑफ हमने क्या बात किया था बेटा, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट लाइक डिजॉल्व लाइज का कंसेप्ट की मैंने बात की थी। और तीसरी मैंने बात यहाँ पे ये करा था कि बेसिकली टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है। तो एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, 2 तरह के रिएक्शंस के बिहाफ पे ये चेंज होता है। बट इन केस ऑफ गैस इन लिक्विड की अगर हम बात करें तो कोई भी गैस लिक्विड में सॉल्युबल होने के लिए हेनरी लॉ डिस्कस करते हैं, क्योंकि गैस की जो सॉल्युबिलिटी है वो प्रेशर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड की हम बात करें तो ये प्रेशर के साथ इफेक्ट होती है, और इसको हम हेनरी लॉ से डिस्कस करते हैं। एक टेम्परेचर का इफेक्ट भी आता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ क्या बेटा, गैस इन लिक्विड ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर डिक्रीज करता है। इस बात को आप याद रखोगे फॉर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हो सकता है कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आ जाएं, तो उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक है। अब हम लोग इसमें क्वेश्चंस हम लोगों को लगाने हैं
फटाफट इसको नोट करिए, फिर हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, नोट करिए। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन देखते हैं भाई। अब हमें क्वेश्चंस लगाने हैं। 2 क्वेश्चन मैंने दिया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है जो कि JEE 19 का है, और क्वेश्चन नंबर सेकंड JEE 2009 में पूछा गया है। 2 क्वेश्चन हमने उठा लिया है। पहले क्वेश्चन को देखो, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू हेनरी लॉ इज नॉट करेक्ट। करेक्ट कौन नहीं है? पहला देखोगे, डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट KH वैल्यू एट सेम टेम्परेचर। ठीक है, अलग अलग गैसेस को लेते हो तो उनका जो KH वैल्यू होता है अलग अलग होता है, बिल्कुल सही है। देखोगे हायर द वैल्यू ऑफ KH की वैल्यू हायर करने पे एट गिवन प्रेशर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज हायर, ये गलत है भाई। KH की वैल्यू बढ़ेगी, कब बढ़ेगी? टेम्परेचर बढ़ने पे। KH जब बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी तो कम हो जाएगा ना किसी गिवन प्रेशर पे। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? किसी सेम गिवन प्रेशर पे KH की वैल्यू बढ़ा दोगे तो सॉल्युबिलिटी को कम करेगा, X को कम करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये गलत है, इसीलिए हमारे लिए ये अभी तक सही आंसर है। इसको देखोगे, द वैल्यू ऑफ KH इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने पे KH की वैल्यू बढ़ती है, सही है। इज अ फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ गैस, ठीक है, जो नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, ये भी समझ में आ गया। फिर कह रहा है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज इज डायरेक्टली इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, ये भी सही है भाई। पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X होता है, ये हमें पता है। मीन्स ये हमारे लिए क्या हुआ? गलत हो गया। और आंसर क्या होगा? हमारे लिए B होगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? देख लीजिए फटाफट इस क्वेश्चन को। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये पॉइंट क्लियर हो गया? तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू हेनरी लॉ इज इनकरेक्ट, जिसमें हमें B मिला। एट हायर वैल्यू ऑफ KH लोअर विल बी द सॉल्युबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन इसमें हायर लिखा है इसलिए ये गलत है। बाकी सारे पॉइंट को आप चेक कर सकते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आया है 2009 में, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है हेनरी लॉ कांस्टेंट, ठीक है, N2 के लिए दिया है कितना? 10⁵। फिर कह रहा है द मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इन एयर 0.8। तो कह रहा है देन कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 इन एयर डिजॉल्व इन 10 मोल ऑफ वाटर एट 290 केल्विन एंड 5 atm। टेम्परेचर को फिक्स कर दिया है, मतलब दे दिया है। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे भाई? इसकी सॉल्यूशन क्या होगा? आपको मालूम है कि प्रेशर इतना आपको दिया है और मोल फ्रैक्शन इतना आपको दिया है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल प्रेशर कितना होगा, P टोटल कितना होगा, तो यहाँ से निकालोगे ये कितना होगा? मोल फ्रैक्शन एयर में N2 का कितना है? 0.8 इंटू यहाँ से आप देखोगे पार्शियल प्रेशर की, अगर हम बात करें पार्शियल प्रेशर की मैं बात करूँ तो यहाँ से निकाल सकते हैं ना हम लोग क्या? मोल फ्रैक्शन। भाई इसमें पार्शियल प्रेशर की वैल्यू आपको दिया है और आपसे पूछा जा रहा है ना कि 10 मोल में इसका अमाउंट कितना होगा भाई। तो 10 मोल में निकालने के लिए कैसे करोगे? बोलो भाई। पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 की मैं बात करूं तो ये मोल फ्रैक्शन X इंटू क्या बेटा? P टोटल होगा, जो कि 5 atm दिया है। तो यहाँ से निकाल सकते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 कितना होगा? 0.8 इंटू कितना? यहाँ पे 5, ये कितना? 4 atm आ गया कि नहीं आ गया? कितना आ गया है बेटा? 4 atm आ गया। अब हम यहाँ से इस सॉल्यूशन के लिए अगर निकालना चाहें, जिसके लिए हेनरी कांस्टेंट 10⁵ atm दिया है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई? हम लोग लिख सकते हैं सम पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू KH इंटू X लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? X N2 जो हमें निकालना है। अब पार्शियल प्रेशर कितना है इसका? 4 दिया है, विल बी इक्वल टू KH कितना है? 10⁵ X N2 हमें निकालना है। तो यहाँ से X N2 ये कौन सा है? एयर में है भाई। X N2 किस में है? एयर में है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और हमने प्रेशर पहले इस टेम्परेचर और इस प्रेशर के कॉरस्पॉन्डिंग हमने निकाल लिया था। मतलब X N2 की मैं यहाँ से बात करूँ तो ये कितना होगा? 4 डिवाइडेड बाई 10⁵, या ये होगा 4 इंटू 10⁻⁻5। अब 4 इंटू 10⁻⁻5 की अगर मैं बात करूँ तो देखोगे मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 बहुत ही कम आया ना। बोलो, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 बहुत ही कम आया कि नहीं आया? कैसे इसको देखेंगे मैं आपको बता रहा हूँ। मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 X N2 हमें मिल गया,
4 इंटू 10⁻⁵। अब मैं xn2 की मैं बात करूँ तो ये होता है nn2 डिवाइडेड बाई nO2 प्लस nn2 होगा कि नहीं होगा। अब मैं आपको कहूँ कि ये 10⁻⁵ है, मतलब इसका मोल्स बहुत ही कम होगा ना, तो इस चीज़ को तो हम यहाँ से नेग्लेक्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। बोले क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। मीन्स ये डायरेक्ट इन दोनों का रेशियो बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इन दोनों का रेशियो बन रहा है ना। यहाँ से अगर इसको नेग्लेक्ट करते हैं तो आप यहाँ से ये कह सकते हो कि nn2 विल बी इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁵। क्यों भाई, ये बहुत ही छोटा दिख रहा है आपको। तो ये मोल फ्रैक्शन का टर्म क्या होता है, nn2 अपान nO2 प्लस nn2 होता है कि नहीं होता है। जिसमें ये बहुत छोटा होगा तो इसको हम ऐसे ही तो लिख सकते हैं, nn2 डिवाइडेड बाई nO2 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, बोलो। तो nn2 की वैल्यू आपको कितना आएगा, मोल फ्रैक्शन से डायरेक्ट आपको मोल मिल गया कितना, nn2 इजकल टू 4 इंटू 10⁻⁵। और ये पूछ रहा है फॉर कितना बेटा, 10 मोल की अगर मैं बात करूं तो फॉर 10 मोल कितना होगा, 10 इंटू 4 इंटू 10⁻⁵, और ये होगा 4 इंटू 10⁻⁴। समझ में आ गया कि नहीं, यही हमारा आंसर होगा। देख लीजिएगा फटाफट। ये क्वेश्चन आपको बहुत आसान दिख रहा था बट इतना आसान है नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये हमारा आंसर है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। इस क्वेश्चन को फिर से समझोगे, हेनरी लॉ कांस्टेंट दिया है, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इन एयर दिया है, तो एयर का मोल फ्रैक्शन इतना है, प्रेशर हमारे लिए इतना दिया है टोटल, तो इसका पार्शियल प्रेशर हमने निकाल लिया। अब पार्शियल प्रेशर हमने निकाला, यहाँ पे देखोगे कितना 4 atm आ गया। अब ये पार्शियल प्रेशर KH इंटू इस कांस्टेंट के कॉरस्पॉन्डिंग हमने निकाला, तो xn2 कितना हमें मिल गया, 4 इंटू 10⁻⁵ मिल गया, बहुत छोटा है। तो xn2 को हम इस फार्मूले से पुट करके ये भी कह सकते हैं, ये अगर नेग्लेक्ट होगा तो ये अपन ये होगा। मीन्स यहाँ से nn2 की वैल्यू भी 4 इंटू 10⁻⁴ के बराबर ही -5 के बराबर होगा। अगर 10 में के लिए निकालोगे तो 10 मोल के लिए क्या होगा, 10 इंटू दिस विल बी आंसर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। चलो आज का सेशन हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं। ये हमारा डिस्कशन था हेनरी लॉ, इस पे हमने 2 क्वेश्चंस लगा लिए। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है बेटा। चलिए यहीं पे आज हम लोग कंप्लीट करते हैं इस लेक्चर को, ठीक है।